इमरान की आंखें एक झटके से खुली तो पहले चंद लम्हों तक तो उसका जहन माफ सा रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर जागने लग गया। फिर से बेहोश होने से पहले का मंजर याद आ गया जब वो 4 स्टार्स के साथ वापिस शाकू जजीरे पर पहुंचा था, और फिर वो जजीरे पर चढ़कर आराम करने के लिए लेटे ही थे कि खटक की आवाज सुनाई दी थी, और वो उठकर मुड़े ही थे कि उनके जहन पर स्याह चादर सी फैलती चली गई थी। गोया उसने सांस रोक लिया था, लेकिन उसके बावजूद उसके जहन पर स्याह चादर फैलती चली गई और उसकी आंखें खुली थी। इस लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उन्हें देखकर चौंक पड़ा कि वो एक दीवार के साथ खड़ा है। उसके दोनों हाथ ऊपर नस कुंडों में फिक्स कर दिए गए थे, इस तरह के उसके हाथ कुंडों में फिक्स थे। उसने गर्दन घुमाई तो उसने देखा कि उसके बाकी साथी भी उसी अंदाज में दीवार के साथ खड़े थे, लेकिन उनकी गर्दनें ढलकी हुई थीं। इमरान समझ गया कि मखसूस जहनी वर्जिशों की वजह से उसकी जहनी दफाई कुव्वत ने उसे वक्त से पहले होश दिला दिया है, और चूंकि होश में आते ही उसके जहन पर कुछ लम्हों तक धुंध सी छाई रही थी, इसलिए वो समझ गया था कि वहाँ जजीरे पर उन्हें गैस से बेहोश किया गया था, क्योंकि गैस से बेहोश होने के बाद आदमी जब होश में आता है तो चंद लम्हों तक उसका जहन माफ ही रहता है, जबकि चोट लगने से बेहोश होने के बाद आदमी जब होश में आता है तो उसका शऊर फौरी तौर पर बेदार हो जाता है। कमरा खासा बड़ा था, सामने 4-5 कुर्सियां भी रखी हुई थी। एक तरफ दरवाजा था जो बंद था, इसके अलावा कमरे में और किसी किस्म का कोई सामान ना था। इमरान ने अपनी उंगलियां मोड़कर कुंडे का बटन तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि इस किस्म की दीवारों में फिक्स्ड कुंडे लामेहाला बटन से खुलते और बंद होते थे, लेकिन जब काफी देर तक टटोलने के बावजूद वो कोई बटन ना तलाश कर सका तो वो हैरान रह गया कि फिर उसकी कलाइयां कैसे इस कुंडे में डाली गई होंगी। उसने फिर उंगलियों की मदद से टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर तक तो कोशिश के बावजूद जब वो नाकाम रहा तो वो सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या इन कुंडों में आम रूटीन से हटकर कोई और सिस्टम रखा गया है। लेकिन वो सिस्टम क्या हो सकता था, ये बात उसकी समझ में न आ रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक स्याह रंग की लंबी सी गर्दन वाली बोतल थी। अंदर दाखिल होते ही जब उस नौजवान की नजरें इमरान पर पड़ी तो वो बेख्तियार ठठक कर रह गया। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम कैसे होश में आ गए? नौजवान के मुंह से बेख्तियार निकला तो इमरान मुस्कुरा दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि तुम्हारी इस बोतल में होश में लाने वाली दवा कम हो और मैं इस दवा की कमी की वजह से बेहोश ही रह जाऊं, इसलिए बखुद होश में आ गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम हैरत अंगेज आदमी हो, वरना इस गैस से तो खुद ब खुद कोई होश में आ ही नहीं सकता। मैं सरदार सिंह और सखदेव को जब ये बताऊंगा तो वो दोनों मेरी बात पर यकीन ही नहीं करेंगे। नौजवान ने कहा, तुम फिक्र ना करो, जब मैं खुद तुम्हारी बात की तस्दीक करूंगा तो वो इन्हें यकीन करना ही पड़ेगा। इमरान ने जवाब दिया तो नौजवान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और फिर उसने इमरान के साथ कुंडों में जकड़े हुए सदीकी की नाक की तरफ बोतल बढ़ाई। उसने उसका ढक्कन उतारा और बोतल का दाहिना सदीकी की नाक से लगा दिया। चंद मिनट तक ऐसा करने के बाद उसने बोतल हटाई और आगे बढ़ गया। सबसे आखिर में खाबर था। उसकी नाक से बोतल का दहाना लगाने के बाद जब उसने बोतल हटाई तो उसने ढक्कन बंद कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने पूछा। नारायण, नौजवान ने मुड़ते हुए जवाब दिया। तुमने सरदार सिंह और सखदेव का नाम लिया है, इसका मतलब है कि हम इस वक्त बटाम जजीरे पर हैं। इमरान ने कहा, हाँ, और हम तुम्हें बेहोश करके वो शाकू जजीरे से यहाँ ले आए हैं, जहाँ तुमने मादाम शैला और उसके पूरे ग्रुप का कत्लेआम कर दिया था। नौजवान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। 1 मिनट रुक जाओ नारायण, इमरान ने कहा तो दरवाजे के करीब पहुंचा हुआ नारायण रुक गया। क्या बात है? नारायण ने सवालिया लहजे में कहा। तुम मुझे अच्छे आदमी लगते हो। यह हकीकत है कि हमने किसी का कत्लेआम नहीं किया। मैं और मेरे साथी तो समंदर से निकलकर जजीरे पर पहुंचे ही थे कि हमें बेहोश कर दिया गया। तुमने कहा कि तुम हमें उस जजीरे से यहाँ ले आए हो, क्या तुम तफसील बता सकते हो? इमरान ने कहा। तफसील क्या बतानी है?
बॉस सरदार सिंह ने मुझे और राम श्री दोनों को बॉस सुखदेव के साथ हेलीकॉप्टर में विशाखू जजीरे पर भेजा, क्योंकि वहाँ मादाम शैला ट्रांसमीटर कॉल रिसीव ही ना कर रही थी। हम हेलीकॉप्टर पर सवार होकर जब जजीरे पर पहुंचे तो वहाँ मादाम शैला और उसके पूरे ग्रुप की लाशें मौजूद थी। हम वहाँ तुम्हारा इंतजार करते रहे और फिर तुम 5 आदमी अचानक गोताखोरी के लिबास में समंदर से बाहर निकले और किनारे पर लेट गए। बॉस सुखदेव ने तुम पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर की और तुम सब बेहोश हो गए, तो हम तुम्हें हेलीकॉप्टर में लाद कर बटाम जजीरे पर ले आए और यहाँ तुम्हें जकड़ दिया। अब बॉस सरदार सिंह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम सबको होश में ले आऊं, क्योंकि चीफ बॉस यहाँ पहुँचने वाले हैं और चीफ बॉस के आने पर तुम्हारा फैसला किया जाएगा कि तुम्हें मौत के घाट उतारना है या तुम्हें यहाँ से कहीं और ले जाया जाए। नारायण ने तफसील बताते हुए कहा। हमें यहाँ आते हुए कितनी देर हो गई है? इमरान ने पूछा। 1 घंटा तो हो ही गया होगा। क्यों? तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? नारायण ने चौंक कर पूछा। बस वैसे ही पूछ रहा था ताकि मुझे मालूम हो सके कि मैं कितनी देर बेहोश रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया। तो नारायण ने इस तरह कंधे उचका दिए जैसे उसे इमरान की बात समझ में न आई हो, और फिर वो दरवाजा खोलकर वापस चला गया। इसका मतलब है कि सुपर डायनामाइट फटने में अब सिर्फ 1 घंटा रह गया है और हमें इस 1 घंटे में हर सूरत में यहाँ से निकलना है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर उसने उंगलियों को मोड़कर फौलादी कड़ों को टटोलना शुरू कर दिया। उसी लम्हे उसके साथियों के कराहने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो सब एक एक करके होश में आते जा रहे थे। इमरान साहब, ये हम कहाँ पहुँच गए हैं? बारी बारी सबने एक ही सवाल किया। बटाम जजीरे पर, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और साथ ही उसने नारायण से पूछी गई तफसील भी दोहरा दी। ओह, फिर तो हम भी खतरे में हैं। आपने कितना वक्त लगाया था सुपर डायनामाइट पर? सदीकी ने परेशान होकर पूछा। 3 घंटों का वक्त, और अब 2 घंटों से ऊपर वक्त गुजर चुका है, इमरान ने जवाब दिया। तो सबके चेहरों पर मजीद परेशानी के तासुरात उभर आए। इन कुंडों को भी समझ नहीं आ रही, इनमें कोई बटन भी मौजूद नहीं है। यूं लग रहा है जैसे ये हमारी कलाइयों के गिर्द रख कर ढाले गए हों, इमरान ने कहा। तो सब इख्तियार चौंक पड़े और फिर इससे पहले कि कोई मजीद बात करता, अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक दूसरे के पीछे 4 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से आखिर में आने वाले 2 अफराद में से एक के हाथ में कोड़ा पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे के हाथ में मशीन गन थी, जबकि पहले दाखिल होने वाले दोनों अफराद खाली हाथ थे। तुम पाकिस्तानी एजेंट हो? उनमें से एक ने गौर से इमरान और उसके साथियों की तरफ देखते हुए कहा। तहजीब के मुताबिक बात करने से पहले अपना तारुफ कराया जाता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम सरदार सिंह है और ये मेरा साथी सुखदेव है। हम जजीरा बटाम के इंचार्ज हैं। मुझे नारायण ने बताया है कि तुम खुद ब खुद होश में आ गए थे और तुमने नारायण से यहाँ तक पहुँचने की पूरी तफसील भी मालूम कर ली है, इसलिए ये तफसील दोहराने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारे साथी मादाम शैला और उसके पूरे ग्रुप का कत्लेआम किया है। इसके बावजूद तुम तहजीब की बातें भी तुम ही कर रहे हो, सरदार सिंह ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। तुम्हारे आदमी नारायण ने पहले भी हम पर किसी मादाम शैला और उसके साथियों के कत्लेआम का इल्जाम लगाया था और मैंने उसे भी ये जवाब दिया था कि ये काम मैंने नहीं किया। हम तो पहली बार इस विशाखू जजीरे पर पहुंचे थे और वहां पहुंचते ही बेहोश कर दिए गए, और अब हमें यहाँ होश आया है और अब तुमने भी हम पर यही इल्जाम लगा दिया है। दूसरी बात ये कि हमारा पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। हमारे चीफ शागुल को इत्तला मिली थी कि विशाखू और बटाम जजीरे पर कोई गैर कानूनी धंधा हो रहा है, तो उसने हमें चेकिंग के लिए भेजा था, इमरान ने जवाब दिया। तो सरदार सिंह और उसका साथी सुखदेव दोनों भी इख्तियार चौंक पड़े। तुम्हारा ताल्लुक काफिस्तानी सीक्रेट सर्विस से है? ये कैसे मुमकिन है? तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, तुम झूठ बोल रहे हो, सरदार सिंह ने हुसीले लहजे में कहा। तुम ऐसा करो कि हमारे चीफ शागिर से बात कर लो, वो तुम्हें खुद ही बता देगा कि हम कौन हैं, इमरान ने जवाब दिया। हमें क्या जरूरत है किसी से बात करने की? तुम चाहे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक हो रखते हो या पाकिस्तानी एजेंट हो, मौत बहरहा तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है, सरदार सिंह ने हुसीले लहजे में कहा। क्या ये तुम्हारे चीफ बॉस का हुक्म है? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। चीफ बॉस का? हाँ, वो खुद यहाँ आ रहे थे, लेकिन अभी उनकी कॉल आई है कि वो इंतहाई जरूरी काम में मसरूफ हो गए हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते।
और उन्होंने ही हुक्म दिया है कि तुमसे तमाम मालूमात हासिल करके तुम्हें हलाक कर दिया जाए। सरदार सिंह ने जवाब दिया। तो मालूमात हासिल करने के लिए तुम कोड़ा और मशीन गन ले आए हो? सुने सरदार सिंह, हमारा ताल्लुक वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और यहाँ हम बाकायदा हेडक्वार्टर की तरफ से आए हैं। अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम जानते हो कि तुम्हारे और तुम्हारे चीफ बॉस के साथ क्या होगा। तुम्हारे इन जजीरों पर भी सीक्रेट सर्विस कयामत बनकर टूट पड़ेगी और तुम्हारे चीफ बॉस पर भी हौलनाक अजाब टूट पड़ेगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि तुम अहमकों जैसे काम ना करो, बल्कि हमें कुछ कहने से पहले अपने चीफ बॉस से मशवरा कर लो। वो यकीनन तुमसे ज्यादा बेहतर फैसला करेगा। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लेकिन तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस से है? सरदार सिंह ने होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन उसका लहजा बता रहा था कि वो इमरान की बात से ज़हनी तौर पर बहरहाल मुतासिर हो चुका है। सबूत? तुम्हारा चीफ बॉस हमारे चीफ शागिर्द से वसूल कर लेगा, तुम इस बात की फिक्र मत करो। इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। सखदेव, मेरे साथ आओ। सरदार सिंह ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद अपने साथी से कहा और फिर वो तेजी से वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो, इमरान ने कहा तो सरदार सिंह और सखदेव दोनों दरवाजे के करीब से पलट पड़े। क्या बात है? सरदार सिंह ने कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारे हाथ और पैर इन कड़ों से निकाल दो और इस कमरे को बाहर से बंद करके अपने मुसल्ले आदमी बाहर खड़े कर दो? हमारे जिस्म सख्त तकलीफ में है। ये कड़े हमारे कलाइयों में इंतहाई तंग है, या फिर इनकी जगह खुले कड़े इस्तेमाल कर लो। आखिर हम सरकारी आदमी हैं, कोई मुजरिम या दुश्मन एजेंट तो नहीं है कि तुम हमारे साथ इस किस्म का सलूक करो। इमरान ने कहा। नारायण? सरदार सिंह ने नारायण से मुखालिब होकर कहा तो वो साथ ही मशीन गन पकड़े खड़ा था। यस बॉस, नारायण ने बहुत बाला लहजे में कहा। इन कड़ों को मामूली सा खोल दो, ये वाकई इन इकाइयों में बेहद तंग है। सरदार सिंह ने कहा और मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके पीछे सखदेव और उसके पीछे वो कोड़ा बरदार भी बाहर चला गया। नारायण दरवाजे के करीब दीवार में नस्ब स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गया। उसने स्विच बोर्ड के निचले हिस्से के दरमियान में उंगली से प्रेस किया तो बोर्ड किसी ढक्कन की तरह ऊपर को उड़ता चला गया और नीचे बाकायदा एक छोटी सी मशीन नस्ब थी और 2 बल्ब जल बुझ रहे थे। नारायण ने एक नॉब को आयसा से घुमाया तो इमरान को महसूस हुआ कि उसकी कलाइयां और पैरों के गिर्द मौजूद कड़े खुद ब खुद चौड़े हो रहे थे। क्या तुम इन्हें इसी मशीन से खोलते और बंद करते हो? इमरान ने पूछा। हाँ, नारायण ने स्विच बोर्ड का ढक्कन वापस बंद करते हुए कहा। अभी ये तंग है, इन्हें थोड़ा सा और खोल दो। इमरान ने कहा। सॉरी, इसे ज्यादा ये नहीं खोल सकते, नारायण ने कहा और मशीन गन उठाए तेजी से बाहर निकल गया। मैंने हाथ निकाल लिए हैं इमरान साहब। अचानक नुमानी की आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे उसके बाजू तेजी से नीचे हो गए और सब उसे चौंक कर देखने लगे। लेकिन पैर तो नहीं निकल सके। फिर इस स्विच बोर्ड तक तुम कैसे पहुंचोगे? सिद्दीकी ने परेशान होते हुए कहा। यही बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही, नुमानी ने कहा। अपनी कमीज की खुफिया जेब की तलाशी लो, उसमें यकीनन 3S मौजूद होगा। इमरान ने कहा तो नुमानी चौंक पड़ा। गोताखोरी के लिबास वो उसके जिस्मों से उतार लिए गए थे और अब वो असल लिबासों में थे। नुमानी ने जल्दी से अपनी कमीज के बटन खोले और अंदर हाथ डाला। हाँ, ये मौजूद है। चंद लम्हों बाद नुमानी ने मुसरत भरे लहजे में कहा और इसके साथ ही उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में 2 इंच चौड़ी और 2 इंच लंबी पतली सी सुनहरे रंग की पत्ती मौजूद थी। इसका कोना मोड़कर इसे इस स्विच बोर्ड पर मारो और ख्याल रखना तुम्हारा निशाना खता नहीं होना चाहिए। इमरान ने कहा तो नुमानी ने इस बात में सर हिला दिया। उसने तेजी से इस पतली का एक कोना मोड़ा और इसके साथ ही उसका बाजू पूरी कुव्वत से घुमा और पतली बिजली की सी तेजी से उड़ती हुई ठीक उस स्विच बोर्ड से जा टकराई। एक खौफनाक और कान फाड़ धमाका हुआ और दूसरे लम्हे इमरान और इसके साथियों के हाथ और पैरों के गिर्द मौजूद कड़े खटाक की आवाजों के साथ ही खुलकर दीवार के अंदर गायब हो चुके थे और वो सब बिजली की इसी तेजी से आगे बढ़े ही थे कि दरवाजा एक धमाके से खुला और मशीन गनों से मुसल्ले 2 आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुए। लेकिन उसी लम्हे इमरान और सिद्दीकी उन दोनों पर टूट पड़े और दूसरे लम्हे वो दोनों मुसल्ले आदमी चीखते हुए फर्श पर गिरे और तड़प कर साख हो गए। उनकी मशीन गनें अब इमरान और सिद्दीकी के हाथों में थी
बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए इमरान ने हाथ उठाकर अपने साथियों को इशारा किया और वो सब तेजी से दरवाजों की साइडों में होते चले गए। उस लम्हे 3 मुसल्लह आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुए तो खावर, नुमानी और चौहान उन पर झपट पड़े, जबकि इमरान और सदीकी मुड़कर तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर एक बंद राहदारी थी जो एक तरफ से बंद थी, जबकि दूसरी तरफ सीढ़ियां ऊपर को जाती दिखाई दे रही थी। वो दोनों बिजली की तेजी से दौड़ते हुए इन सीढ़ियों की तरफ बढ़े और फिर बैक वक्त दो सीढ़ियां फैलाते हुए ऊपर पहुंचे ही थे कि अचानक 2 आदमी तेजी से एक साइड से निकलकर सामने आ गए। चूंकि वो खासी तेजी में थे, इसलिए मुड़ते ही वो सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने ही लगे थे कि इमरान का बाजू घुमा और वह दोनों ही एक दूसरे से टकरा कर चीखते हुए उछलकर मुंह के बल आखिरी सीढ़ी पर गिरे और फिर पलटकर नीचे जा गिरे। खावर और नुमानी दोनों के हाथ में मौजूद मशीन गनों के बट पूरी कुव्वत से उनके सरों पर पड़े और उन दोनों की हालत से घुटी घुटी चीखें निकली और चंद लम्हे तड़पने के बाद वो साख्त हो गए। इमरान ने सर बाहर निकाला तो एक बरामदा सा था जिसके दोनों साइडों पर कमरों के दरवाजे थे, जबकि सामने सहन और उसके बाद 4 दीवारें थी जिसका फाटक बंद था, लेकिन ना ही बरामदे में कोई आदमी था और ना ही सहन में। इमरान तेजी से बाहर बरामदे में आ गया, उसके पीछे उसके साथी भी बाहर आ गए। कमरों के दरवाजे बंद थे और बाहर से उन्हें लॉक कर दिया गया था, अलबत्ता एक दरवाजा खुला हुआ था। इमरान और उसके साथी तेजी से इस खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गए, लेकिन यह कमरा खाली पड़ा हुआ था। उसके अंदर मेज और कुर्सियां मौजूद थी, लेकिन कोई आदमी ना था। हमने फौरी तौर पर इस जजीरे से बाहर निकलना है। सुपर डायनामाइट ब्लास्ट होने में अब बहुत कम वक्त रह गया होगा और अगर हम जजीरे से बाहर ना निकल सके तो फिर हमारी मौत इसी जजीरे पर वाक़ई हो जाएगी। इमरान ने इधर उधर देखते हुए बेचैन लहजे में कहा, लेकिन इमरान साहब, न जाने ये जगह जजीरे के किस हिस्से में है और जजीरा कितना बड़ा है।